अपने आज बात करते हैं सर पूर्णांक, यानी इंटीजर। ध्यान देना, ध्यान देना सर। पूर्णांक के अंदर सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पढ़ेंगे सर प्राकृत संख्या। सबसे पहले नंबर पे आता है सर प्राकृत संख्या। ध्यान देना सर, यहाँ जितनी भी संख्या अपने पढ़ेंगे सर, प्रत्येक नंबर को हम डीपली पढ़ेंगे सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है कि सर प्रकृति में हम जहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है सर, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब बात ये होती है सर प्रकृति में गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जनरल सी बात है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी के घर में फ्रिज है तो वो क्या बोलेगा, सर मेरे घर में एक फ्रिज है, यस या नो। अब जैसे मेरे जैसे के घर में फ्रिज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रिज नहीं है यही बोलूंगा, या जीरो फ्रिज है। बात समझ रहे हो, यानी हम अपने नेचर में जीरो को तो काउंट ही नहीं करते। तो सर यानी यहाँ प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है सर, एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है सर। इसलिए इसको एंड सोन करके छोड़ देना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई सर प्राकृत संख्या क्या होती है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ याद रखना है कि सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है सर एक। और यहीं पे मैं अगर मैं बात करूं कि सर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता सकते हो क्या होती है, अनंत। वेरी गुड सर, क्या होती है? तो हम यहाँ लिखेंगे सर ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर ज्ञात नहीं है अभी तक। सर जी ये क्या बात हुई, अनंत बोलने पे तो आपने वेरी गुड बोला था। आप सारे जानते हो, कल आपने एक साथ साथ मत उतारना, ठीक है? उतारने के लिए आपको टाइम मिलेगा। अभी एक बार नहीं, जब तक मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं तब तक आपकी खाली सांसें चलनी चाहिए, ठीक है? दूसरा हाथ क्या चलाओगे, है ना? अब यहाँ ध्यान देना भाई, आप लोगों ने कल पढ़ा था सर वास्तविक और काल्पनिक। आपको याद होना चाहिए अनंत एक क्या है, काल्पनिक संख्या। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, पूर्णांक। और पूर्णांक किसके अंदर आता है, वास्तविक के अंदर। यानी वास्तविक के अंदर तो काल्पनिक होता ही नहीं है। इसका मतलब सर सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो हमें अभी तक ज्ञात ही नहीं है। याद रखना सर, क्वेश्चन बनता है कि सर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यानी क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास में कि सर निम्न में से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। आपके पास में ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन देगा सर वो 9 का, दूसरा वो दे देगा सर 100 का, तीसरा दे देगा सर वो अनंत का, और चौथा वो दे देगा सर ज्ञात नहीं है। अब जब पेपर देने बैठते हैं ना तो सर दिमाग एक ही बात कहती है, सर अगर कोई डिजिट के बारे में सोचेगा तो सबसे बड़े डिजिट 9 की बात करेगा, और कोई मेरी तरह जिसको गिनती आती है 100 तक है वो कहाँ सोचेगा 100 तक, और वरना कोई एक्स्ट्रा दिमाग वाले कहाँ सोचेंगे, कोई यहाँ जाएगा ही नहीं। ध्यान रखना, गलती होती है और होने के बाद क्या है, समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ? तो थोड़ा सा इस बात को आप लोग ध्यान देना। क्लियर होगी सर बात? इसके अलावा आपको एक याद रखना है कि सर इसे यानी प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं।
प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए कोई खास बात नहीं है, बस ये जनरल बात है कि पता होना चाहिए। कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन के अंदर घुमाव आ जाता है कि निम्न में से संख्या n की है, n का मतलब वहां क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर होगी सर बात। अब इससे आगे और बात करते हैं सर। यहाँ अब थोड़े से पॉइंट ढंग के आएंगे सर। तो मैंने यहाँ लिखा 2 लगातार, सर यहाँ एक वर्ड आएगा लगातार, या फिर किताब वाला आपको देगा कर्मागत, लगातार या कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग सदैव विषम होगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना सर। यानी सर अगर 2 लगातार कर्मागत प्राकृत संख्याओं का योग कर रहे हैं, उनका योग हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। आप कर्मागत का मतलब ये हो गया कर्म से। अगर किसी ने 4 डेट एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने लिख दिया 12, अब अगला क्या आएगा, यही क्रम से होता है। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 25। ये भी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी ऐसे जोड़ में गलती हो जाती है ना। 12 और 13 क्या होते हैं, 25 होते हैं। ये 25 एक क्या है, विषम संख्या है। आप सारे जानते हो। इसका रीजन सुनना सर, इसका रीजन सिंपल सा है कि सर, सिंपल सा है, आप सारे जानते हो कि सर सम संख्या में अगर मैं सम संख्या को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, सम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार अगर मैं एक विषम संख्या में यानी ओड नंबर में वापस से एक सर विषम संख्या जोड़ता हूं तो आपको वापस से क्या मिलेगी, सम मिलेगी। इसी प्रकार सर अगर आप एक सम संख्या में एक विषम संख्या या एक विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो आपको सामने क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर सेम संख्या है तो हमेशा क्या आएगा, सम आएगा, और अलग अलग होगा तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, किसी के कोई किंतु परंतु है क्या। चलें आगे। अब आगे ध्यान देना सर, थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा अगला पॉइंट कि सर 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं दो लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना है सर। अगर 2 प्राकृत संख्याएं हैं उनके बीच में हमेशा अनंत परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है। कैसे होती है ध्यान देना। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको यहाँ बोला गया कि सर 2 और 3 के बीच में, सपोज डेट आपको बोला गया कि सर 2 व 3 के बीच आपको निकालनी है। जानते हो क्या परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला, थोड़ा जोर से। नाइन प्लस 1/2। चलो छोड़ो, समझ में थोड़ा कम आया। देखो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी 2 + 3 बट्टा में कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 5/2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 2 और 3 के बीच में एक जो परिमेय संख्या है वो क्या है, यस या नो। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही हुई ना, आपने तो यहाँ अनंत लिखा है,
इसको तो हम गिन सकते हैं। अब आप ध्यान देना सर, आप अब सर इन दोनों के बीच में भी तो परिमेय संख्या निकाल सकते हो ना, यस या नो? इन दोनों के बीच में कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ निकालिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी तो निकाल सकते हो, यस या नो? यूं करते करते सर ये आगे तक चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? किसी को कोई किंतु परंतु है? किसी के भी नहीं है। अब आगे ध्यान देना सर, आगे वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है। मैंने वापस से लिखा सर दो लगातार प्राकृत संख्याओं, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। अब ये लाइन थोड़ा सा समझना सर, देखो लिखने में थोड़ी सी लाइन बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने लिखी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सर दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस करना, बड़े में से छोटे को। उन संख्याओं के योग के क्या होगा? बराबर होगा। जनरल सी बात, अपने दो लगातार संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 4 डेट एग्जाम्पल आपके पास में लिया कि सर यहाँ तो लिख दिया 4 का स्क्वायर और यहाँ मैंने लिख दिया सर 5 का स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूंगा 4 का स्क्वायर क्या होता है और 5 का स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इन दोनों का सर अंतर निकालो, तो आप बोलोगे सर 9 आया। अब मैंने आगे क्या बोला? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर और उन संख्याओं का योग, किनका? जो हमने ली है। तो सर इन दोनों का योग कर दो। सर इन दोनों का योग भी कितना आया? यही तो अपनी बात हुई है कि सर जो अंतर आएगा वही क्या आएगा? योग आएगा। इसी प्रकार सर आगे ध्यान देना, अपने एक एग्जांपल अलग और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सर अपने बात करते हैं 17 का स्क्वायर और यहाँ मैंने ले लिया 18 का स्क्वायर। हाँ 17 का स्क्वायर इसीलिए लिया है। 289, वेरी गुड। 289, 18 का 324। देखो एक बात थोड़ी सी ध्यान रखना, आपको 40 तक पढ़े हो सकता है आपके लिए मजाक हो, है ना? 40 तक पढ़े, 40 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ट्राई करोगे तो शायद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों का घटाव करो सर। घटाओ, इनको जोड़ के नहीं बताना, उनको घटा के बताना है। नहीं वो मैं समझ गया। नहीं भाई, यहां से यहां आया हूं तो थोड़ा सा तो होगा ना। घटाने पे कितना आएगा? 35। और ये भी कितना आ रहा है सर जोड़ने पे? 35। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, है ना? अब आगे ध्यान दो सर, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया सर 27 का स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 28 का स्क्वायर। हाँ भाई, किसको याद था? नहीं ऐसी की बात नहीं, जिसको याद है वो बताओ, वरना आप ट्राई करते रहो, कैसे निकालोगे? 27 का क्या आएगा? 629। शाबाश, गलत है। नहीं ऐसी की बात नहीं भाई, सामने वाले कर रहे हैं ना, थोड़ी सी गलती हो गई, बाकी सही है। 729, 729। 28 का
है 784 माइनस करो सर 55 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा सर 55 आएगा। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, अपने अपने टॉपिक से थोड़ा सा साइड में हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से बड़े इसलिए लिखे ताकि मैं देख तो सकूं ना आप स्क्वायर निकाल कैसे रहे हो। दिखेगा तो वैसे ही ना भाई, आप स्क्वायर कैसे निकाल रहे हो सर? 28 की गुणा 28 से कर दो। मजा तो तब आए ना जब 28 का पढ़ा है। यस या नो? गुणा करने का मजा तो तभी आए ना जब 28 का पाड़ा है। पाड़ा मेरी तरह 9 का ही नहीं आता, 28 तो बड़ी बात है। तो क्या करें, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, दिमाग नहीं लगाना। तो सर क्या करना है, थोड़ी सी चीजें याद करनी है, और याद तो तुम कर ही लोगे, है ना। मैंने माना है, सुना है, कोई आर्ट्स का है वो पर्सनल मत लेना कि आर्ट्स लेने का मतलब ये है उसको रटने में ज्यादा मजा आता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना। आपके सामने लिखा हुआ है सर 28, इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, 3 टांगे खींच दो। खींच दिया आपने। सबसे लास्ट में कौन है? 8 का स्क्वायर। सबसे पहले नंबर पे कौन है? उसका स्क्वायर। अब इन तीनों की गुणा कर दो, 2 8 16 दूनी, ये लो सर। अब ध्यान से सीखना, ये आपका क्या पड़ा है, इस 6 को इधर आगे जोड़ दो, 6 और 2, इस 3 को इधर जोड़ दो सर। ये देखो सर, अब आपके दिमाग में आता है सर इससे अच्छा तो गुणा ही कर लेते हैं। नहीं, बड़ी बात नहीं है। देखो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो मैं यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि दिमाग में तो सारों क्या आ रहा है, लेकिन बोलने की किसी एक बंदे की हिम्मत नहीं हो रही कि पता नहीं पास वाला क्या सोच रहा होगा। और ईमानदारी की बात है, दिल पे हाथ रख के सुन लो, से सारे बच्चे यही सोच रहे थे, इससे अच्छा तो गुरुजी गुणा ही कर लेते। अब देखो, पहली बार कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो, धीरे धीरे रूटीन में आएगा। जैसे ध्यान देना, मैंने अचानक से बोला सर 47 का स्क्वायर करो। अब अगर आपके दिमाग में होगा सर 3 टांगे खींचने, यहाँ 49, यहाँ 16, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यहाँ आया 9, 6 4 10, 16 और 6 कितना होता है 22, से कर लो सर। अब ये मैंने किया क्योंकि मेरे को आता है, मैंने जल्दी जल्दी खींच दिया। समझो, मजाक कर रहा हूँ, ध्यान दो। 9 का 9, इस 4 को इधर भेजा, 6 और 4 10, 10 का 0, यहाँ कितना था 56, 5 था सर, 5 और 1 है 6 और 6 12, और ऐसी लगी एक और 1 है 22, 09 आया कि नहीं आया? क्या इतना जल्दी गुणा में कर दोगे क्या? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप धीरे धीरे सीखोगे, एकदम रूटीन में आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना सर थोड़ा सा, अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 आता है, उसका स्क्वायर और ज्यादा आसान है, वो केवल 5 वाली लाइन पे लागू होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो बाद में बताता हूँ। मेरा मानना है सारे एक जैसे होना उसकी बराबरी नहीं है, वरना अलग अलग रूल याद करते तो बेटा सारे मैथ ही ले लेते ना। अब यहाँ ध्यान दो सर, जैसे आपको बोला गया सर 35 का स्क्वायर निकालो, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर, 3 से जस्ट आगे क्या आता है सर, दोनों की गुणा कर दो। अब शर्त यही है, सबसे लास्ट में 5 होना चाहिए, इसके लिए लागू होगा, अदरवाइज लागू ही नहीं होगा। क्लियर होगी सर बात? नहीं, गुणा करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करो, है ना। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स रहो, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 95 का, अब 95 का निकालना है, दिमाग नहीं लगाना, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ कितना आएगा 10 नीम कितना होता है, अब ये लो, समझ में आ गई सर बात? तो स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से बेटर है। अब एक चीज और सीख लो, लगे आप, अब सीखने का मतलब है घर जाके डिफरेंट टाइप के नंबर की आप प्रैक्टिस करना सर।
भाई ये क्वेश्चन आप अगर खींच तान के 25-30 करोगे ना, इतने में सल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कहने का मतलब है याद हो जाएगा करना क्या है। वरना अभी तो पहली बार देखोगे ना 3 टांगे खींची, बाद में किया क्या था ये याद नहीं रहा। खाली टांगे खींचने से क्या होता है, वो तो इंडिया में रहते हैं, हर कोई खींच ही रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे आपको मैंने बोला पाड़े याद होने चाहिए, याद किसी को भी नहीं होते पाड़े। अगर कोई भी चाहे 70 सालों से गणित पढ़ा रहा है, अगर वो बोले ना सर पाड़े याद है, आप चेक कर लेना सर उनको पाड़े याद नहीं है, क्योंकि पाड़े याद होते ही नहीं है। समझ में आ गई सर बात। तो क्या करना है, अचानक से कोई आपको बोले कि सर 64 आठे कितना होता है ना। अब कुछ एक बच्चे तो क्या है, थोड़े से 64 को समझने में टाइम लग जाता है, यस या नो, थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है। अब क्या करना है, सर इसकी इधर गुणा करो, 8 छिंग कितना होता है 48, 8 चौक 32, और यहाँ कितना आ जाएगा 512। बात आती है सर आपने भी तो गुणा ही की है ना, यस या नो, आपने भी गुणा ही की है ना, फिर फर्क क्या हुआ। अब ये गुणा आपको मन के अंदर करनी है, और इंसान की सर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मन के अंदर बड़ी स्पीड से करना चाहता है, कॉपी के अंदर तो बड़े आराम से करेगा, अगर कहीं पे हंसिल भी लगानी है तो सोच समझ के हंसिल लगाएगा, लेकिन मन के अंदर बड़ी फुर्ती से करेगा। अब आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, बहुत छोटा सा काम है, और आपके लिए कोई बड़ा काम भी नहीं है, घर पे बेले बैठते हो ना, आपको टुकड़ों में नंबर का मल्टीप्लाई करना है, बैठे बैठे हो, अचानक से 74 चौक कितना होता है, गुणा ऐसे ही करनी है, 7 चौक 28, 280, 4 चौक 16, 280 में 16 जोड़ लो, 296। समझ में आ गई, क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा, सर घर वालों ने बोला ना कि भाई बेटा सुन 42 किलो दूध 48 रुपए के भाव से कितने रुपए हो रहे, तो फोन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। एक मिनट सर, इसका तो सिंपल सी चीज है सर, ध्यान देना भाई, मैंने आपके सामने ये बोला कि सर आपको टेबल की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आपके दिमाग में आया सर 98 साते कितना होता है, तो 7 निम 63 का 0, 8 सातू 56, अब जोड़ दो, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने नहीं पूछा 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ एक डिजिट पड़ा है ना, तो सर उससे क्या होता है, इसको क्या लिखूंगा 90 प्लस यस या नो, तो 7 का पढ़ा 9 बार बोला, 0 का, आगे बात समझ में क्लियर होगी सर बात, क्या कहना चाहता हूं मैं, कोई किसी को किंतु परंतु है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आपको गुणा आने लग जाएगी। और फिर क्या है, जैसे मैंने बोला ना 28 का स्क्वायर क्या होता है, कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, कि मैंने बोला था ना मेरा पेन चल रहा है तब तक केवल सांसें चलनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल ही बोला था गणित का तो क्या है, खाली फोबिया ही होता है, ज्यादा खास कुछ गणित में है नहीं। अब आगे ध्यान देना सर, आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, इसी के अंदर अपने लिख रहे थे ना, है ना, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा था यही पूछ रहा हूं। अभी वाला लास्ट पॉइंट, तो जागते रहो, समझ गए क्या होता है। मैंने पहले ही बोला था बीच में थोड़ा सा दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला याद होना चाहिए, कहां तक पहुंचे सर, ये गलत है, अचानक से आप तो कुछ भी चालू हो जाते हो ना। मारवाड़ी में कहावत है कि मुंडा देख देख के टीका काटे, वैसा मेरे अंदर है,
मैं चेहरे के एक्सप्रेशन देख के पता लगाता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब अगला ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना, एक आधा पॉइंट बचा, ज्यादा पॉइंट बनी है। लास्ट आपने लिखा था कि सर दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर है। तो अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, तुम होशियार हो, है ना, ऐसा शायद मेरा मानना है, और प्रूफ कर दो कि सर मानना नहीं है, होशियार ही है, मानना इसमें क्या है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा सर, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सर, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अंतर 26 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। मैंने पहला ऑप्शन दे दिया सर 0, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 26, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 62, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने संभव नहीं है। बताओ 26 सारे 26 की तरफ एग्री है क्या? याद रखना मैंने 0 भी लिखा है, 26 है तो संभव है, नहीं हो सकता। और कोई? क्वेश्चन है घूमेगा सर, आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। हाँ, संभव क्यों नहीं होगा? नहीं, वो तो एक ही बात है। हाँ, तो वर्गों का अंतर आप कैसे निकालोगे भाई? 3 का वर्ग है कितना होता है? 9। 4 का वर्ग होता है 16। अब इनके वर्गों का अंतर, किनके? संख्याओं के वर्ग कौन से हैं? यही तो है, उसमें तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। चलो और कोई? चलो आपने अच्छा सोचा, बाकी इतना ज्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। और कोई? आंसर क्या आएगा? 26 है, कंफर्म है, राइट कर दूं? तो सर ये होगा। नहीं, कॉपी पेन तो चलाना ही नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं ना। सर कहना क्या चाहते हो? हमारा ध्यान नहीं है? यस सर, आपका ध्यान नहीं है। क्यों गुरुजी? अभी आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग सदैव क्या होगा? और 26 एक क्या है? समझ में आ रहा है? यस या नो? यानी यहां मैं पहले क्लियर कर चुका हूं सर, योग हमेशा क्या आएगा? ये सर रूल है, और याद रखना रूल कभी गलत नहीं होता है। गलत क्या होता है? गलत सर आपका क्वेश्चन हो सकता है, और इस क्वेश्चन में सर आपके सामने अगला ऑप्शन क्या था कि सर संभव है, नहीं है। तो सर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, बात को समझे ना। यानी सर किसी भी संख्याओं के अंतर 26 हो सकता है, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उनका योग 26 ही नहीं हो सकता। योग 26 नहीं हो सकता, इसका मतलब अंतर भी 26 नहीं हो सकता। ये रूल तो हर जगह लागू होगा ना भाई, कोई भी एक रूल बनता है वो तो सारों के लिए लागू होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? संभव नहीं होगा। अब एक छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे भाई, कुछ यहाँ कॉपी पेन लेके कुछ कर रहे थे इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या कर रहे थे? हाँ, ये अच्छी बात है, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, 100% नहीं आती, 100% नहीं आती, ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैं नहीं बोला था धीरे धीरे आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप कॉपी पेन का यूज बता दो। हाउ?
इस क्वेश्चन में आप कॉपी पेन का यूज बता दो। सर यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमने स्क्वायर निकाला, यहाँ माइनस किया, फिर हमने बोल दिया संभव नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं सर, देखो ये बात तो मैं बोल ही नहीं रहा एक दिन में सीखो, मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं ना भाई। यही तो मैं कंफर्म करना चाहता हूं सर, आप इस क्वेश्चन में कॉपी पेन क्या करना चाहते हो। देखो आप एग्जाम देने जाओगे ना, वहां सर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में जो टाइम है वो। आपको से पूरा पेपर आ रहा है लेकिन टाइम के अंदर नहीं किया तो पेपर आने का फायदा क्या हुआ। बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको पेपर पूरा आता था, आप कर भी सकते हैं, लेकिन सर आप उस टाइम के अंदर कर नहीं पाए क्योंकि आप फालतू क्वेश्चन में बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे थे। बात को समझ रहे हो। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉपी पेन से ही होता है, क्योंकि आपको भी किसी टीचर ने सिखाया होगा जब तक कॉपियां भरोगे नहीं गणित में नंबर नहीं आएंगे। यस या नो, हम भी सिखाते हैं बच्चों को, इन कॉपी जगह सर भरी जाती है ना, समझ गए। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक दिन में तो सर मेरे को ही नहीं आई। अब आगे ध्यान देना सर, थोड़ा सा आगे बात करते हैं अपने। अगली लाइन थोड़ा सा ध्यान देना सर। मैंने यहां लिखा 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होगा। यहाँ इस सदैव का बहुत बड़ा फर्क होता है सर। सदैव का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, ये यानी सार्वभौमिक सत्य है, दुनिया इधर की उधर हो जाए ये ऐसा का ऐसा रहेगा। बात को समझो थोड़ा सा। यानी सर 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा। अब आप 3 लगातार कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे मैं शुरुआत करता हूं छोटी से छोटी संख्या से। मैंने यहाँ लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आया 6, तो 6 से होता ही होता है। बाकी आप दुनिया का कोई सा भी नंबर ले लो। अब कोई बोले सर आप ले तो 40, 41, 42, अब क्या ये भी 6 से डिवाइड होगा क्या? यस सर 100% होगा। 42 में किसका डिवाइड जाता है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? आगे ध्यान देना सर। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने। मैंने यहाँ लिया सर 50, इससे पहले लिया 49, इससे पहले लिया सर 51। अब ये 6 से डिवाइड होगा क्या? हाँ सर जी, सारी गलती पकड़ी जी। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, क्योंकि 50 6 के बारे में नहीं आता, 49 6 के बारे में नहीं आता, 51 तो मेरे ही नहीं आता। तो सर क्या करें, करना क्या है? विभाजित करने का मतलब क्या होता है? 6 के पाड़े में पूरा पूरा भाग जाएगा, पॉइंट नहीं आएगा। यस या नो? सर ये 51 किसके पाड़े में आता है? 17 के पाड़े में। कितनी बार? यानी 3 के पाड़े में कितनी बार आता है? यस या नो? तो मैंने 51 को 3 के पाड़े से काटा कितनी बार? यहाँ इसको काटा कितनी बार? और ये 2 एकम 2 के पाड़े में पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? एक पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा? बात समझ में आ रही है या नहीं आई? देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? तीनों की गुणा करो, बाद में आप 6 का भाग दो, पूरा पूरा जाएगा। यानी यहाँ 6 पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 6 का भाग जा रहा है। फिर अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि सर आप एग्जांपल लो 4 × 5 × 6, इसमें 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 100% जा रहा है। क्यों सर? समझ में आ गई बात? क्लियर होगी? कोई किंतु परंतु नहीं है ना? अब आगे ध्यान देना, एक लास्ट बच गया इसका, उसके बाद 3 4 फॉर्मूले हैं
जिनके पास मैथ थी 11th में वो तो समझा जाएंगे, जिनको नहीं आए वो याद कर लेना, याद तो करना ही पड़ेगा इंडेट। अब यहाँ ध्यान देना सर, मैंने यहाँ लिखा 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाजित होगा। यानी अगर आपके पास में 4 लगातार गुणनफल है किसके बेटा, प्राकृत संख्याओं से, तो वो किससे विभाजित होगा, 24 से। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो सर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ज़्यादा एग्जांपल लेते नहीं क्योंकि अपने को चॉइस का पढ़ा आता नहीं है ना, समस्या यहाँ आ जाएगी। तो अपने छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये तो बात हुई थी, 4 लगातार लेने हैं, तीनों की गुणा करो कितना आ रहा है, और 24 में किसका भाग जाता है, ये बात प्रूफ करनी थी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी सर बात। अब अगला एक और ध्यान दो सर, ध्यान देना, छोटे से फॉर्मूले हैं, 4 ही फॉर्मूले याद कर लेना। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो आपके पास में आएगा कि सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है सर n इंटू n प्लस 1/2। कलर चेंज करो ना सर, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने लिखे ना, ये लिखा कैसे जाता है ध्यान देना। प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सर कहाँ तक, n तक, और इन सारों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा। ये फॉर्मूला इस प्रकार से काम करता है। ये आपको फॉर्मेट शायद नहीं मिले, सीधा लाइन आए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग याद करो, तो आपको डायरेक्ट वहां टिकाना है। मैंने क्या बोला, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, यानी यहाँ प्रथम n था, मैं n की जगह पे कितना लाया, 5, इसका मतलब n का मान कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर यहाँ n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 5, यहाँ भी कितना आएगा, बट्टा में कितना, ये 5 इंटू 6/2, 2 के पाड़े में 6 कितनी बार, कितना आया। अब ये देखो इस प्रकार से फॉर्मूला काम करेगा, क्लियर होगी सर बात। अब एग्जाम्पल लिया है, हाँ कोई भी, जैसे यहाँ मैंने बोल दिया प्रथम 5 की जगह पे आपने बोल दिया कि सर प्रथम 7 प्राकृत संख्या है, अब n का मान कितना आ गया, बात समझ रहे हो। इसी प्रकार मैंने बोल दिया प्रथम 11 प्राकृत संख्या है, अब वो n का मान कितना हो गया, क्लियर होगी सर बात। अब आगे ध्यान देना सर, एक बात और लिखते हैं कि सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और इसका इस लाइन का मतलब ये होता है सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते आएगा सर n का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन में आएगा सर 6, क्लियर होगी सर बात। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला आता है सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग,
यानी यहाँ क्या आएगा सर, ध्यान देना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सोन कहाँ तक आएगा सर। और इसका फॉर्मूला पता है क्या, जो ये आया है इसका सर क्या कर दो, शाबाश, इसका सर आपको करना है होल स्क्वायर। क्लियर होगी सर बात, यहाँ से ये फॉर्मूला आया है। अब अगर आपको सर देखो मैं बात क्लियर कर देता हूँ, अगर दिमाग में सर फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो देखो प्रूफ करना थोड़ा सा बड़ा है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ ले रखी है उनको तो पता है, और जिनको नहीं पता है वो रहने दो, तुम्हें तो याद करना है। क्लियर होगी सर बात। अब आगे ध्यान देना सर, एक और फॉर्मूला हो गया, मैंने 4 फॉर्मूले की बात की थी, तो सर चौथा फॉर्मूला आता है प्राकृत संख्या ए व बी के बीच संख्याओं का योग। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना, समझना सर, ए व बी का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी दो संख्या ले लो, उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सारों को क्या करना है, योग करना है। इसका फॉर्मूला होता है सर, सबसे पहले आएगा योग, योग किनका, ए और बी का, मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा अंतर, अंतर भी किनका, ए और बी का, प्लस में आएगा 1 और अपॉन में आएगा सर 2। ये 4 फॉर्मूले ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही काम आएंगे। क्लियर होगी सर बात, ये आपको याद करना है, समझ में आ गई। अब आगे और चलते हैं, थोड़ा सा और बच गया, अब क्या करें, बच गया तो बच गया, एक पेज और काम में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब जो इतनी देर से पढ़ा है ना उसी को वापस से रिमाइंड करना है, और रिमाइंड कौन करेगा, है ना, आप बोल रहे हो, मैं भी आप बोल रहे हैं, है ना, तो अपने थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। ध्यान देना सर, थोड़ा सा यहाँ सीरियस होके ध्यान देना। अपने आपने सीखा सर 1 से 100 तक आपने अंक सीखे, हमने इतनी देर से जो भी बात की वो कितने तक की सर, 1 से 100 तक मान के चलना है एक बार। अब यहाँ सबसे पहली बात आपके पास में आएगी कि सर 1 अंक वाली संख्या, तो आप बोलोगे सर 1 अंक वाली संख्या आएगी हमारे पास में 9, ये तो कल ही बात होगी थी, 1 अंक वाली संख्या तो 9 ही होती है। इससे आगे बात करते हैं सर, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सर 2 अंक वाली संख्याएं, शाबाश, कितनी होगी सर, 99। ध्यान देना सर, ये गलत है, शाबाश, चलो दे रहा है दुरुस्त आए, कितना आएगा 90। और सर अगला आता है सर 3 अंक वाली संख्याएं, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होगी सर, 1 से 100 तक की बात हो रही है, आप 900 भी आपका सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर होगी सर बात, ये आपको याद रखना है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ मैं 2 अंकों के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 अंकों की स्टार्ट कहाँ से होगी, कहाँ तक होगी, 99 तक, तो 9 ऊपर छूट गए, 1 नीचे छूट गया, छूटे कितने, बचे कितने, आई बात समझ में। हालांकि इसका एक तरीका और है, वो भी बताते हैं कि हर बार ऐसे गुरुजी काउंट करने बैठेंगे तो उम्र निकल जाएगी, है ना, इतने में तो पशु परिचर रीट सारी निकला जानी है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, नहीं 1 मिनट सर, आपको अभी सारा क्लियर कर, चलो पहले क्लियर कर देते हैं, ये बाद में ध्यान देना सर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। आपको जितने भी अंकों की संख्या निकालनी है ना, उसका पहला अंक 9 लिख देना, पीछे जितने बचे हुए हैं ना उतने अंक की जगह पे क्या लिख देना सर, 0 लिख देना। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहाँ बोला, अब यहाँ 1 से 100 तक की बात ही नहीं हो रही सर,
अब यहाँ सारों की बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ बोला सर 3 अंकों वाली संख्याएं, अब सर 3 अंकों वाली संख्या, तो सर सबसे पहली बात 3 अंकों वाली संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। हमें वहां जाना ही नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, वो समझो। 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहला अंक तो कितना आएगा? हमें कितने अंकों की चाहिए? 3 अंकों की। एक अंक तो मैंने भर दिया, यस या नो? कितने अंक बच गए? 2। अब उन 2 अंक की जगह पे क्या लगा दो? अब सर गणित के अंदर 3 अंकों की 900 संख्याएं होती है, घर जाके आराम से गिन लेना। घर जाके आराम से गिन लेना। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, थोड़ा सा एक बार लाइव को रोकना सर, अब लिख देना। और बाकी कितने अंक बच गए? और 7 यहाँ 0 टिका देना, बोल देना भाई गिन ले बैठ के, है ना? चालू हो जाए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, जहां तक गिनती आती है तेरे को, है ना? 7 0 लगाने। क्लियर होगी सर बात? दिमाग में एक ही बात रखनी है। इसको अभी लिखवाएंगे नोट ग्रुप। हाँ ये 8 है, ध्यान देना सर। क्लियर होगी सर बात? अब आगे बात करते हैं। हाँ अब चालू कर देते। अब यहाँ ध्यान देना सर, यहाँ तक तीनों टर्नें समझ में आई। अब मैंने आपसे पूछा कि सर यहाँ पर आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अंक 0 कितनी बार आया? देखो सर यहाँ ध्यान रखना, 1 से 100 तक की बात हो रही है। अंक 0 कितनी बार आया? तो सोच समझ के जवाब देना सर। अंक 0 कितनी बार आया? 11 या 10? कैसे? 100 में 2 बार आया है, याद रखना ये चीज। क्लियर होगी सर बात? तो अंक 0 आया हमारे पास में कितनी बार? इसी प्रकार अगली बात मैंने यहाँ पूछी कि सर अंक 1 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक के बीच में। सोच समझ के जवाब देना। देखो क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था इंसान मन के अंदर जल्दबाजी करता है। अंक 1 कितनी बार आएगा? 12 बार। डन है? तो ज्यादा है? 18 बार? 19? देखो चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट, अरे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, आराम से घर बैठ के काउंट कर लेना। देखो ये तो है मेरी तरफ से 22, और एक अभी अभी किसी बच्चे ने बोला था सर 21। अब उस बच्चे ने बोला था, बच्चा हो या बच्ची हो हमें क्या करना नाम जान के, आप इसके अंदर 11 को भूल गए। जिस प्रकार से 100 में 0 2 बार आ रहा है ना, 11 में 1 भी तो 2 बार आ रहा है ना। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर होगी ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अब आप लोग आराम से घर बैठ के इसको गिन लेना। अब जो शेष डिजिट जो बच गए ना सर, 2 से जितने भी बच गए, कितने बच गए? 9। ये कितनी बार आते हैं? प्रत्येक डिजिट सर 20 बार आता है। आराम से काउंट कर लेना घर बैठ के, इसके अंदर आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, आराम से काउंट कर लेना, कोई भी किंतु परंतु नहीं है। क्लियर होगी सर बात? अब आपको एक नोट लिखना है सर। यदि हमें जितने अंकों की संख्या पूछी जाए, तो उतने अंकों के या उतने अंकों में प्रथम अंक 9 व
शेष अंक 0 होंगे। जितने अंकों की भी आपको पूछी जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 अंकों की हो गई, मैंने आपको बोला 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं। अब यहां ध्यान देना, कितने अंकों की बात हो रही है? 3, तो प्रथम अंक कितना आएगा? शेष अंक कितने अंक बच गए? 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसी प्रकार सर अगर आपको बोला जाए 4 अंकों की, तो प्रथम अंक कितना आएगा? शेष कितने बच गए? यानी सर 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती है? 9000 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब इसको क्या कर लो, नोट कर लो आराम से।